मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि ये हमारा लंग्स है, ये इसको हमने क्या माना, ये हमारा लंग्स। लंग्स के ऊपर दो कवरिंग आपको दिखाई पड़ रही है, बाहर की तरफ पैराइटल प्लेउरा, अंदर की तरफ कौन सा, डिस्टल प्लेउरा, और ये जो बीच में स्पेस दिखाई पड़ता है, दैट कैविटी इज नोन एज द प्लूरल कैविटी, एंड दिस प्लूरल कैविटी इज फिल्ड विद प्लूरल फ्लूइड, एंड दिस प्लूरल फ्लूइड इज मीन फॉर द शॉक एब्जॉर्बर। किसकी तरह काम कर रहा है बच्चे? शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। दूसरी तरफ इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के टाइम पर ये क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द प्लूरल फ्लूइड, यानी कि यहाँ पर देखिए प्लूरल फ्लूइड को हमने क्या बनाया है, एरो को ऊपर की तरफ किया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक कंडीशन बन रही है, दैट इज कॉल्ड द प्लूरल एफ्यूजन। बड़ी ही जो है सीवियर कंडीशन होती है, और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं प्लूरिसी, और जनरली ये ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में देखने को मिलती है। अब ये ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, बताइए बताइए? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाई बैक्टीरिया से। किस बैक्टीरिया से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाई बैक्टीरिया से आपको ट्यूबरक्लोसिस की डिसीज हो सकती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि अगर प्लूरल फ्लूइड अगर इंक्रीज कर रहा है, प्लूरल एफ्यूजन हो रहा है, ये प्लूरिसी की कंडीशन बन रही है, तो उस टाइम पर आप देखोगे, उस टाइम पर क्या हो रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्निया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? डिस्निया कहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक। ऑनेस्ट, एक साइलेंट होता है, ऑनेस्ट मीन्स एक ऑनेस्ट। चलिए हम सर आगे। हाँ बेटा। सर इसमें यस, तो प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है तो इससे तो फ्रिक्शन रिड्यूस होना चाहिए, तो इसे डिसीज कैसे कह सकते हैं? बेटा डिसीज है, देखिए हमारी बॉडी, मैंने कहा नॉर्मल कंडीशन में काम करती है, ये होम्योस्टेसिस पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है। इसका जब अमाउंट बढ़ेगा तो लंग्स के ऊपर इसका प्रेशर बढ़ेगा। जब लंग्स के ऊपर इसका प्रेशर बढ़ेगा तो जो पैराइटल प्लूरा है, वो पैराइटल प्लूरा जो है आपके रिस्क के साथ अटैच होना शुरू हो जाएगी। जब रिस्क के साथ अटैच होना शुरू हो जाएगी तो पैराइटल प्लूरा जो है वो भी तो लिविंग है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और हमें दर्द ज्यादा महसूस होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब आपकी जो ब्रेथनेस होती है वो शॉर्ट हो जाएगी। आप जो नॉर्मल सांस लेते हो, अगर प्लूरल इफ्यूजन होता है तो आप जल्दी जल्दी सांस लोगे, ताकि आपका फ्रिक्शन कम हो और आपको दर्द ना करोगे, सांस ऐसी इस तरीके से सांस ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है ऐसा कंडीशन आती है जिसमें अब मान लीजिए कि सिगरेट स्मोकिंग वाला बंदा जो है, उसका एक लंग जो है पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा है, क्या दूसरा नहीं काम करता? दूसरा लंग काम करता है, लेकिन एफिशिएंसी क्या होती है उसकी कम हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। एक बात, किसकी बात करें बेटा? एल्वियोलाई की बात करेंगे, एल्वियोलाई की बात करेंगे। हमारा ये जो एल्वियोलाई है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये एक यूनिट है। दूसरा लिख लीजिए, अगर हम एल्वियोलाई की बात करेंगे बेटा, एल्वियोलाई जो होता है हमारा एंडोडर्मल ओरिजिन का है। एल्वियोलाई हमारा एंडोडर्मल ओरिजिन का है, पहली चीज। दूसरी इंफॉर्मेशन हमारी ये मिलती है कि हमारी ये जो एल्वियोलाई है बेटा, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इज इट क्लियर? तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है इसमें, कि यहाँ पर इसका जो नंबर होता है, इसका नंबर होता है अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन। इसका जो है नंबर होता है इन बोथ लंग्स, नंबर इन बोथ लंग्स। अब हम जो सवाल पूछने जा रहे हैं, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा इसका, इन बोथ लंग्स। ठीक है, तो दिव्यांशी आप बताइए कि ये नंबर ऑफ एल्वियोलाई दोनों लंग्स में इक्वल होंगे, या किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा? इसका जवाब आप। सर राइट वाली में कम होगा और लेफ्ट वाले में ज्यादा।
देखिए दिव्यांशी कह रही हैं कि हमारा जो राइट लंग है इसमें कम होगा, लेफ्ट वाले लंग में अमाउंट ऑफ एल्वियोलाई जो है ज्यादा होगा, नंबर ऑफ एल्वियोलाई ज्यादा होगा। कितने बच्चे इनके इस जवाब से संतुष्ट हैं? सर अगर हाँ, राइट और लेफ्ट में दोनों में कितना होगा? देखिए मेजॉरिटी ये कह रही है दिव्यांशी कि राइट लंग में नंबर ऑफ एल्वियोलाई ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि ये जो हमारा राइट वाला लंग है, देखिए राइट वाले लंग में कितने लोब थे बेटा? 3 लोब थे। लेफ्ट वाले में सिर्फ आपके 2 लोब दिखाई पड़ रहे थे। और 2 लोब क्यों दिखाई पड़ रहे थे? क्योंकि आपके लेफ्ट वाले लंग में एक नॉच दिखाई पड़ रहा था। इस नॉच को हम बोल रहे थे कार्डियक नॉच। ठीक है, अब कार्डियक नॉच होने की वजह से जो आपका लेफ्ट वाला लंग है, ये लेफ्ट वाला जो लंग आपको दिख रहा है, ये वाला राइट वाला है। लेफ्ट वाले लंग की जो साइज है वो राइट वाले से क्या है? कम है। तो कभी ये बेवकूफी कभी मत करना कि 300 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 150 ईच लंग। नहीं, राइट वाले में क्या होगा? ज्यादा होगा। लेफ्ट वाले में क्या होगा? राइट वाले से कम। खाली कम मत बोलिए, कम बोलेंगे तो राइट वाले के कंपेयर में बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसका जो सरफेस एरिया अगर निकालते हैं, अब इस 300 मिलियन एल्वियोलाई का जब सरफेस एरिया निकालते हैं तो ये सरफेस एरिया आपका अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर स्क्वायर के आसपास आता है, और जो कि एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। ये टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर है टेनिस कोर्ट। ठीक, बात समझ में आई आपको? अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम एल्वियोलाई को ड्रॉ करेंगे तो हमें एल्वियोलाई कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। हमें एल्वियोलाई कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। अब ये जो हमको एल्वियोलाई दिख रही है एक बल्ब की शेप का दिखाई पड़ रहा है। अब इस एल्वियोलाई के बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्शन देती है। वो कवरिंग बनी होती है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बनी होगी बेटा? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बहुत ही थिन लेयर होती है। ये बहुत ही थिन लेयर होती है। यहाँ से ये जो लेयर आपको दिख रही है ये लेयर आपकी है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये है आपकी येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो लेयर आपको दिख रही है ये लेयर है आपकी येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आपको इनसाइड दी एल्वियोलाई ये जो इसकी लाइनिंग होती है, ये इसकी लाइनिंग होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इसकी लाइनिंग होती है द एल्वियोलाई इंटरनली इज लाइंड बाय द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। तो इसका नाम आप लिख लीजिएगा अच्छे से। ये जो लाइनिंग है ये कौन सी लाइनिंग है बेटा? अंदर वाली सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब आप याद रखिएगा जहां कहीं भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बात आती है वहां पर एक्सचेंज में हेल्प करना होता है। कुछ भी एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज में हेल्प करना होता है। ये सिंपल सा एक थंब रूल है। ठीक है, अब ये जो इनर लाइनिंग है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम क्या है बेटा? इट इज इनर लाइनिंग ऑफ alveoli. It is inner lining of alveoli. ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आप देखिए ये जो इनर लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई आपको दिख रहा है किसका बना हुआ बेटा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। तो इस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में आपको 2 टाइप की सेल्स दिखाई पड़ती है। कितने टाइप की सेल्स बेटा? 2 टाइप की सेल्स दिखाई पड़ती हैं।
पहले तो हम ये बताएंगे, सॉरी, कि बताएंगे इसमें जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं नीमोसाइट। क्या बोलेंगे उनको हम बेटा? उनको हम बोलेंगे नीमोसाइट। और ये जो नीमोसाइट सेल होती है दो टाइप की होती हैं। एक होता है आपका टाइप 1 नीमोसाइट टाइप 1, और दूसरा होता है नीमोसाइट टाइप 2। नीमोसाइट टाइप 1 एंड नीमोसाइट टाइप 2। बहुत ध्यान से समझना इस बात। अभी ये चीज अभी बिल्कुल रिवील हो जाएगी कि जो इमेच्योर बेबी की डिलीवरी होती है वो बच्चा मर क्यों जाता है, वो बच्चा डाई क्यों कर जाता है, हमारा वो बच्चा पैदा क्यों होता है, या बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत 10 मिनट में 15 मिनट में मर जाता है। अगर जो बच्चा 7 महीने में पैदा हो रहा है, जिस बच्चे की डिलीवरी 6 महीने पे अनफॉर्चुनेटली अगर हो जाती है, तो आखिर क्या वजह है कि बच्चे की डेथ हो जाती है? क्या बच्चे के हाथ पांव दिल ब्रेन का डेवलप नहीं रहता है? रहता है, बट उसके पीछे वजह क्या होती है? ऐसे बच्चे की जिसकी डिलीवरी 7 महीने पे ही हो जाती है, प्रेगनेंसी टाइम 7 महीने पे वो बच्चे की डिलीवरी हो गई, लेकिन उस बच्चे का जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, उसके पीछे इस एल्वियोलाई का क्या रोल है हम बताते हैं। क्योंकि ये जो नीमोसाइट सेल 1 है और नीमोसाइट सेल 2 है, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, जो टाइप 1 सेल होता है बेसिकली यही वाला जो है आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है, और इसका जो मेन पर्पस है, इसका जो मेन रोल है, इसका मेन रोल है आपके गैसियस एक्सचेंज में। इसका मेन रोल किसमें बेटा? गैसियस एक्सचेंज में। एक एक पॉइंट आपका मीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका मेन रोल कहाँ पर होता है बेटा? गैसियस एक्सचेंज में इसका मेन रोल होता है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है कि जो नीमोसाइट सेल सेकेंड होती है, ये एक्चुअल में इसका जो शेप होता है वो क्यूबॉइडल शेप का होता है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया नहीं है, बट ये आप कंसिडर करिए कि जो टाइप 2 सेल होगी हमारी वो किस शेप की होगी? क्यूबॉइडल शेप की होगी। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? टाइप 1 सेल किस शेप की है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। ठीक है, अब ये जो टाइप 2 सेल है, टाइप 2 सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का सिक्रीशन करती है, और उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं लेसिथिन। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? इसको हम बोलते हैं लेसिथिन। क्या कहते हैं उसको हम? लेसिथिन। उसको हम क्या बोलेंगे? लेसिथिन। अब ये जो लेसिथिन होता है ये लिपिड का डेरिवेटिव होता है। हालांकि ये कॉन्जुगेटेड लिपिड है हमारा लेसिथिन। कॉन्जुगेटेड लिपिड का मतलब क्या होता है कि लिपिड के साथ कोई दूसरा जो है फैक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का नाम अगर हम देखते हैं तो आप तो बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसका जो कॉन्जुगेटेड पार्ट है वो कौन सा है? ग्लूकोज। लाइपोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड पार्ट क्या है? लिपिड है प्रोटीन के साथ। ग्लूकोज है प्रोटीन के साथ। उसी तरीके से ये वाला जो लेसिथिन है, ये लेसिथिन आपका एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है। कैसा है? फॉस्फोलिपिड, यानी लिपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? फॉस्फोलिपिड हो गया। ठीक है, अब ये जो लेसिथिन है बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लेसिथिन आपके लिए सर्फेक्टेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा बेटा? सर्फेक्टेंट की तरह काम करेगा। अब ये सर्फेक्टेंट करेगा क्या? सर्फेक्टेंट करता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन, जब हम एयर को अपने अंदर इनहेल करते हैं तो जो एयर हमारे कहाँ तक पहुंचती है? हमारे एल्वियोलाई तक पहुंचती है। उसकी वजह से सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। अब उस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हमारा ये सर्फेक्टेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेसिथिन। अगर ये लेसिथिन नहीं रहेगा तो हमारी एल्वियोलाई क्या कर जाएंगे? बर्स्ट कर जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एटीलेक्टेसिस। क्या बोलेंगे? एटीलेक्टेसिस। तो हमें क्या मिल गया? एक इंफॉर्मेशन हमें और मिली। वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो इंफॉर्मेशन ये है कि कोलैप्सिंग ऑफ द एल्वियोलाई, कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई बेटा, कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई इज कॉल्ड द एटीलेक्टेसिस। क्या कहेंगे उसको हम? एटीलेक्टेसिस। इसको हम बोलेंगे एटीलेक्टेसिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेसिथिन है, यानी ये जो सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है,
ये क्या करेगा, इट reduces the surface tension. It reduces the surface tension. अब यहाँ पर जवाब आता है कि सर अभी तक जो आपने कहा कि 7th मंथ में पैदा होने वाला जो बच्चा है वो डाई कर जाता है, अभी तक हमें इसका जवाब नहीं मिला है। अब इसका जवाब आपको मिलेगा। जवाब ये है कि जब प्रेगनेंसी 6 to 7th मंथ की होती है, जब प्रेगनेंसी 6 to 7th मंथ की होती है, तब उस टाइम पर हमारा ये जो टाइप 2 सेल्स है एक्टिवेट होता है और वो टाइप 2 सेल्स लेसिथिन का प्रोडक्शन करता है और जो कि सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है। अब मान लीजिए बाई एनी मीन्स अगर 7th मंथ में या 6.5 मंथ में, ठीक है, क्या होता है कि बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, तो उस वक्त लेसिथिन तो बना नहीं है प्रॉपर, या बना है तो बहुत लीस्ट अमाउंट में बना है, क्योंकि अभी अभी बनना शुरू हुआ है, अभी अभी बनना शुरू हुआ है। तब बच्चा पैदा होगा तो बच्चे की सर्वाइवल के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, उसको सांस लेना जरूरी होता है। तो बच्चा जब पैदा होता है वो चीख मार करके रोता है, अगर वो बच्चा रोएगा नहीं तो आप हंसेंगे नहीं, अगर बच्चा चुप हो गया तो आप रोएंगे फिर बैठ के। बात को समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो, ठीक है। बोलो अंशिका क्या बात है? सर मैं लीव कर लूं? क्यों? जाना है कहीं। जाओ। सर आज लोहड़ी है। हाँ तो लोहड़ी है तो उसमें क्या किया जाए, लोहड़ी हम सब के लिए है, लोहड़ी रात को मनाई जाएगी। सर घर में वो फंक्शन है। जाइए, जाने वाले को कौन रोक रहा है। हैप्पी लोहड़ी। सर मेरी तरफ से कह दो सर को हैप्पी लोहड़ी। सर मम्मी की तरफ से। मम्मी। अच्छा तो मम्मी के सामने तुम परमिशन ले रही हो तो हम तुमको जाने की इजाजत देते हैं, जाओ। सर मम्मी ने बोला है क्योंकि हेल्प चाहिए। हाँ ठीक है, आप जाइए, हमें पढ़ाने दीजिए, आप जाइए, हम पढ़ा। बाय। हम थे बच्चे की डिलीवरी पर, बच्चे की डिलीवरी पर। जैसे याद है ना 3 इडियट मूवी आपने देखा था, जब सक्शन पंप से जब बच्चे की डिलीवरी करवाया था आमिर खान ने, तो बच्चा रोया नहीं था। तो जब बच्चा रोया नहीं तो सभी लोग रोने लगे, बच्चे के ना रोने से सब लोग रोने लगे थे। ठीक है, थोड़ा सा चुप रहोगे नहीं तो तुमको जूते मारो, ठीक है ना? हाँ थोड़ा सा चुपचाप सुन लिया करो, जो अच्छा सुनता है वही अच्छा वक्ता बनेगा आगे चल। लेकिन अभी अगर बोलते रहोगे तो तुम्हारी आगे कोई नहीं सुनेगा, इसलिए सुन लिया करो। क्योंकि मैं इन सब चीजों से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि वो मूवी बड़ी मशहूर थी, लगभग सभी लोगों ने देखी होगी, ठीक है। लेकिन एक लड़का था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो IIT टॉपर था, पिछले 2 साल पहले की बात है, उससे पूछा गया हैव यू सीन द 3 इडियट, बोला नो, उसने कहा नहीं, तो जरूरी नहीं सारे बच्चे देखे हों। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब प्री मेच्योर डिलीवरी होती है तो प्री मेच्योर 7 मंथ की जब प्रेगनेंसी होती है तब टाइप 2 सेल्स जो होती हैं वो लेसिथिन यानी सर्फेक्टेंट का प्रॉपर सिक्रीशन करना शुरू कर चुकी होती हैं और 9 महीने फुल टर्म प्रेगनेंसी आने तक ये प्रॉपर बन चुका होता है और फिर थ्रू आउट लाइफ बनता रहता है, ठीक है। अब उसी सेम टाइम पर मान लीजिए कि बच्चे की डिलीवरी हो गई और बच्चा चीख मार करके रोया। अब जब पहली बार जब रोता है बच्चा तो ढेर सारा जो है उसके अंदर ऑक्सीजन एंटर करता है, एयर एंटर करती है। अब जैसे ही ढेर सारा एयर एंटर करेगी तो ऑक्सीजन भी जाएगी, ऑक्सीजन जब एल्वियोलाई तक पहुंचती है तो क्या होगा, उसका सरफेस टेंशन अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अब लेसिथिन है नहीं, सर्फेक्टेंट है नहीं, सरफेस टेंशन रिड्यूस होगा नहीं, जब सरफेस टेंशन रिड्यूस नहीं होगा तो एल्वियोलाई क्या कर देगी, बस कर देगी। एल्वियोलाई बस करने का मतलब ये होगा कि पूरा लंग्स कोलैप्स करेगा। लंग्स कोलैप्स करने का मतलब क्या हुआ, बच्चा खत्म, बच्चा। तो दिस इज द रीजन क्यों, क्योंकि प्री मैच्योर डिलीवरी में बच्चे सर्वाइव ज्यादा नहीं करते हैं। अगर ऐसे बच्चे सर्वाइव कर भी जाते हैं तो उनको जो है पूरी होल लाइफ वो दूसरे बच्चों के कंपेयर में जनरली वो थोड़ा कमजोर रहते हैं, ठीक है।
बेटा वो प्रॉपर नहीं बन पाता है जैसे कि स्टार्टिंग में बनता है। अब जैसे क्या है, एक 7 महीने का बच्चा पैदा हो रहा है, एक 9 महीने का बच्चा पैदा हो रहा है। अब दोनों बच्चे को कंपेयर करोगे तो 9 महीने वाला ज्यादा हेल्दी होगा ना। उसका मस्कुलेचर आप देखोगे, उसका हार्ट प्रॉपर फंक्शन रहेगा, उसका ब्रेन, उसका लिम्स और उसके जो है जितने भी ऑर्गन रहेंगे 7 महीने वाले के कंपेयर में ज्यादा बच्चे होंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो मैच्योरिटी को पाते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू इम्यून सिस्टम, 9 मंथ वाला बच्चा जो पैदा हुआ था उसका इम्यून सिस्टम 7 मंथ वाले के इम्यून सिस्टम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पॉइंट्स लिख लेते हैं कि सरफेस टेंशन, ये सॉरी आपका ये जो लेसिथिन है, लेसिथिन begins to form or synthesize during 6 to 7 months of pregnancy. 7 months of pregnancy, ठीक है। हाँ वो तो सर्वाइव कर, वो सब अलग एम्ब्रियोलॉजी में तो पढ़ाऊंगा, वहाँ पर हमें जाना नहीं। इसको वैसे सिलेबस हमारा शुरू चल रहा है, सवाल पूछना डाइवर्ट। आगे देखिए, पॉइंट लिखिएगा। जो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, प्री मैच्योर डिलीवरी होगी तो जो बेबी होगा, बेबी या बाबा जो भी होगा, बेबी के अंदर जो सर्फेक्टेंट है, जो क्या है बेटा, जो सर्फेक्टेंट है उसका अमाउंट कम होगा और चांस ऑफ डेथ क्या होगा, चांस ऑफ डेथ इसका ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोला या एटिलेक्टेसिस। बिकॉज ऑफ एटिलेक्टेसिस, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही है। कोलैप्स का मतलब खत्म हो जाना, जिसका वहां तुम रिस्क मत लगाओ। कल एक बच्चा हमसे पूछता है वेयर इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ट्रेनिंग मसल। किसका जो क्वेश्चन था, कीर्ति का क्वेश्चन था ना? नहीं सर, मैंने नहीं पूछा। ट्रेनिंग मसल एक्चुअल में जो मसल डायफ्राम में होती है उसको, ठीक है ना। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म। अब जल्दी नोट करो इसको फटाफट। बिकॉज ऑफ, तुम पूछोगे? अच्छा, मुझे तो फील ही नहीं आता कि मैं कोचिंग से कभी निकल पाता हूँ, क्योंकि रात को 2 बजे तक परेशान करते हैं। मतलब मैंने क्या क्वेश्चन बताना शुरू कर दिया व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, हम 2 बजे रात तक मैं बैठ के पढ़ रहा होता हूँ मैसेज। बस टीचर ऑनलाइन है तो बताएगा जवाब। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप क्वेश्चन मत पूछिए, मैं ये कह रहा हूँ पूछिए, अच्छी बात है, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करिए कि हाँ उसका जवाब तुरंत आ जाएगा। जवाब मिलेगा, सबका जवाब। यस सर, ये लेसेस देन मेल्स में नहीं होगा फिर? किसमें? मेल में। इससे कुछ मेल में? यस सर। हमने कहीं मेंशन किया है क्या कि ये फीमेल में होगा, मेल में नहीं होगा? नहीं सर। बेटा बेबी मतलब गर्ल बेबी नहीं है, बेबी मतलब बॉय बेबी भी है, हम यहाँ पर बाबा भी लिखते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मदर से पास होगा बेबी नहीं।
बेटा मदर से पास नहीं होता है, उसका खुद का अपना लंग्स होगा कि नहीं होगा बेबी का? यस सर। बेबी का अपना खुद का लंग्स होगा ना बेटा? तो फिर उसका खुद खुद का का अपना लेस लंग्स है तो उसका खुद का अपना एल्वियोलाई भी होगा। जब उसका अपना खुद का एल्वियोलाई होगा तो उसके अपने खुद के एल्वियोलाई में निमोसाइट सेल्स भी पाई जाएंगी खुद की, और खुद की निमोसाइट सेल्स के दो पार्ट होंगे, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 2 जो लेसिथिन बनाएगा वो उसका खुद का होगा ना, मदर का नहीं होगा। समझ में आई बात कीर्ति? आ गई सर। यस सर। कितना मतलब मासूम, सर, कितना मासूम सवाल था कीर्ति साहब। हाँ बेटा बोलो, मतलब क्या है? मतलब ये कि 7 मंथ्स के बेबी में ये लेसिथिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता जल्दी मैंने से। ये कहा नहीं प्रोड्यूस होता है, मैंने कहा शुरू होता है प्रोडक्शन होता है। तुम यस सर। शादी में गई, तुमने थाली भर ली और कचौरियां नहीं मिली, उसमें पूड़ी नहीं मिली है, और तुम थाली लेके वहीं पहुंच गई जहाँ पूड़ी बन रही थी। तो हो सकता है खतरा हो जाए, पूड़ी बनाने वाला गुस्सा के पूड़ी वूड़ी छोड़ छाड़ के चला जाए, या हो सकता है जल्दी की वजह से आप खुद कढ़ाई में गिर जाओ और पूड़ी बन जाओ। हाँ? तो कोई भी काम अगर प्रीमेच्योरली अगर हो रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक होगी, मैच्योरिटी के बाद प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी का, ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाब दूंगा, लेकिन एट दिस टाइम वो जवाब आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, बाउंस कर जाएगा। सुनने में अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, बट दैट विल बी नॉट रेलिवेंट फॉर यू एट दिस टाइम। कितनी बार बताऊं मैं? लेकिन तुम्हारा सवाल बड़ा मासूम सा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सवाल, मेरा दिल जो है गदगद हो गया, बल्लियों में चल रहा है। आइए अब हम चलते हैं बेटा, अब हम जहाँ चलेंगे दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपसे मैंने कहा था निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग क्या होता है, तो आप लोगों को पता चल गया निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, क्योंकि होमवर्क दिया था और हमने आपसे पूछा था कि इंस्पिरेशन क्या होता है, एक्सपिरेशन क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़े हो, आप लोगों ने हमको अपना होमवर्क बहुत बखूबी निभाया और उसको दिया है आपको करके। अब आपके एनसीईआरटी के डायग्राम को एक बार आप देखिए और आप अपने आप में फील करिए कि हमारा जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है। आप लोग कृपा करके आप लोग अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए ताकि मुझे फील आए और आप लोग सांस लेते हुए हमको दिखे कि हाँ आप लोग एक जिंदा प्राणी है। ठीक है, अगर आप प्राणी हैं तो आप जिंदा रहिए, ठीक है। और आप लोग अपने अपने माइक्रोफोन भी ऑन कर लीजिए अगर आसपास शोर ना होता हो, क्योंकि अब हम सवाल पूछने वाले हैं, है ना। और पहले सवाल का जवाब देंगे मिस सलून। क्या होता है? हम तुमसे मैकेनिज्म पूछ रहे हैं, हम तुमसे एक्सचेंज नहीं पूछ रहे हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल फिनोमेना है, नॉट की केमिकल फिनोमेना। ठीक है, चलिए अब सुनिए। नॉर्मली सांस हम तब लेते हैं जब हमारा जो थोरेसिक प्रेशर है, लंग्स का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर हमारे लंग्स से कम है। ठीक है, कौन सा नियम यहाँ पर लगेगा? बॉयल का नियम। बॉयल्स का क्या कहता है? ठीक है, वो गैस के लिए है। यहाँ पर गैस रूल अप्लाई हो रहा है। अब आप देखिए क्या कर रहे हैं, सिंपल सा, हटाओ के बच्चे को किनारे पर।
बाहर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं फिर। अब बात आती है जब हमने सांस ली तो सांस लेने के बाद हमारी बॉडी में क्या फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, पहली चीज ये देख रहे हैं कि हमारा डायफ्राम जो डोम शेप का था, ठीक है, डोम शेप का था इस तरीके से, यहाँ पे यहीं पर है डायफ्राम, ठीक है। ये थोरेसिक कैविटी है, ये थोरेसिक कैविटी है, ये जो रिब्स दिख रही है, रिब्स के बीच में आपकी मसल्स है, बाहर की तरफ जो मसल्स होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, अंदर की तरफ जो होगी वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये इस तरीके से अरेंज होगी, इस तरीके से देखिए, ये अंदर वाली जो दिखते हैं ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और ये जो बाहर वाली है क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ये अरेंज। कैसी अरेंजमेंट है इनकी, परपेंडिकुलर अरेंजमेंट। तो जब हम सांस लेंगे, जब हम सांस लेंगे, नॉर्मल सांस लेंगे, तो हमारा डायफ्राम क्या होगा, ये है, ये डायफ्राम ऐसे था, हम सांस लिए तो क्या हुआ, ये फ्लैट हुआ, ये डायफ्राम नीचे गया, फ्लैट हुआ, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, और हमारा जो थोरेसिक केज है ये अपवर्डली एंटीरियर है। इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो एरिया है, जो थोरेसिक एरिया है, वो एरिया एक्सपेंड कर गया लंग्स के फूलने की वजह से, लंग्स के फूलने की वजह से। अभी जब क्लास का एंड आएगा तब उस वक्त हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल किया जाता है, ओवर इन्फ्लेशन से कैसे रोका जाता है, कि मतलब हमारा लंग्स बहुत ज्यादा न फूल जाए, उसको भी रोकने के लिए हमारे पास रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। ठीक है, हमारे पास रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, हम सब एक एक चीज पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं। इस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहली चीज आप ये नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में हो सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले। ह्यूमन ब्रीदिंग जो होती है वो आपकी निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है, क्योंकि बाहर का प्रेशर पॉजिटिव, अंदर का प्रेशर निगेटिव, तो ये ब्रीदिंग क्या कहलाती है, निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। हम सबसे पहले सांस लेते हैं, सांस छोड़ते नहीं, ऐसे हमारी शुरुआत नहीं होती, ऐसे नहीं करते, नहीं, नॉर्मली हम पहले सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, ठीक है ना, ऐसे। इसमें कंफर्टेबल है, इसमें कंफर्ट है, और कहीं कंफर्ट नहीं है। आप पहले सांस छोड़िए फिर सांस लीजिए, इसमें कंफर्ट नहीं है। हाँ, सांस फूल जाती है। सांस फूलने का मतलब क्या होता है, देखो जोड़ लिया इसने अपने वंश में। सही है बेटा, सही है, बिल्कुल। चलिए, ये हमारा निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, ठीक। नहीं, फ्रॉग पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग करता है, सही बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है, ये जो प्रेशर ब्रीदिंग है हमारी, ये जो ब्रीदिंग है दो टाइप की है। एक तो हम सांस अंदर लेते हैं, अरे सुन लो यार, लड़ो मत। एक को हम बोलते हैं इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन, हम इसको बोलेंगे। इसी को हम बोलेंगे इनहेलेशन। यह है आपका इनहेलेशन, और दूसरा है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन या इसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। यह है आपका एक्सहेलेशन, ठीक है। सांस हमने ली, सांस हमने छोड़ी, सांस अंदर गई, इनहेलेशन, सांस हमने छोड़ी तो एक्सहेलेशन। गरम सूप मंगाते चिकन वाला। तुम नर्वस थी, आजकल फैला हुआ है बर्ड फ्लू।
नॉर्मली जो कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि एब्डोमेन इन्वॉल्व नहीं है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग का मतलब होता है नॉर्मली आप जो है डायफ्राम के थ्रू ब्रीथ कर रहे हो, ठीक है। जो चेस्ट वाला जो बात कर रहे हो वो आपका जो प्रेशर ब्रीदिंग वाली बात होती है, उसमें जो मसल्स इन्वॉल्व होती है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती है, जो हम तेजी तेजी से सांस लेते हैं। नॉर्मली दो ही मसल्स इन्वॉल्व होती है, आपके फ्रेनिक मसल्स ऑफ द डायफ्राम और आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। जैसे अभी हम सांस लिए ऐसे, यहाँ पर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी इन्वॉल्व। अभी जैसे आप नॉर्मली बैठे हुए सांस ले रहे हो बिना किसी एफर्ट के, जो पैसिव ब्रीदिंग आप कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपकी डायफ्राम और आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व। जैसे आप छोटे बच्चों में जब आप देखते हो या जब आप सो जाते हो, तो जब आप सांस लेते हो तो आपका चेस्ट ऊपर नीचे नहीं हो रहा होता, बल्कि आपका पेट ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो प्रोमिनेंटली हमें मूवमेंट ऑफ स्टमक दिखाई पड़ता है, मूवमेंट ऑफ बेली दिखाई पड़ता है, इसलिए हम उसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। थोरेसिक ब्रीदिंग नहीं कहते। बट यहाँ पर आप कुछ देखिए इंस्पिरेशन में आप लिखिएगा क्या क्या आपका चेंजेस होता है। इनहेलेशन ऑफ एयर, आपका ये जो इंस्पिरेशन है, पहली चीज जो है इंस्पिरेशन या इनहेलेशन जो है, आपका इनहेलेशन है एक आपका एक्टिव प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि देयर विल बी द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, देयर विल बी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एक पॉइंट लिखिएगा, इसमें दो मसल्स इन्वॉल्व होती है। पहली मसल्स कौन सी होती है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती है। नंबर ए, इसमें इन्वॉल्व होती है बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स, contraction of these muscles pulls the rib cage forward and upward. चलो बेटा, हम लोग बात कर रहे थे इसकी इंस्पिरेशन की। मैंने क्या कहा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारा ये जो रिब केज है ये अपवर्डली फॉरवर्डली, दो चीजें हैं, अपवर्डली फॉरवर्डली मूव करेगा। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ, अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की तरफ। सांस लिया हमने, देखिए अभी ये रिब केज यहाँ पर है, हमने सांस लिया तो देखो मेरा हाथ ऊपर की तरफ आया और रिब केज बाहर की तरफ भी निकल रहा है। तो दो आपको मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं बहुत अच्छे, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स पुल्स रिब केज फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। बी वाला है आपका, बी वाला है फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायफ्राम। फ्रेनिक मसल ऑफ डायफ्राम, फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायफ्राम, फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायफ्राम, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें लिखिएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स, contraction of these muscles results into increase in the volume, increase in the volume and decrease in the pressure will lead to straightens the diaphragm, straightens the diaphragm, straightens the diaphragm, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा
contraction of both these muscles, contraction of both these muscles अब एक बात बताइए, जब आप सांस लेते हो तो पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है कि पहले सांस अंदर जाती है? सही पकड़ा इस लड़के ने, नहीं समझ मेरी बात। मैंने पूछा कि जब आप सांस लेते हो तो पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है या इनफ्लो ऑफ एयर होता है? पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तभी तो इनफ्लो ऑफ एयर होगा, तभी तो एयर अंदर जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ दीज मसल्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रेशर बाय 2 to 6 millimeter of mercury by 2 to 6 mm of Hg, 2 to 6 millimeter mm of Hg, 2 to 6 millimeter of mercury decrease in pressure by 2 to 6 mm of Hg leads to inflow of air। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा, हमारा ये जो डायफ्राम है, हमारा ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम जब रिलैक्स करेगा तब इसकी शेप कैसी होगी, और डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब इसका शेप कैसा होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैट होगा। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और आप जीतते हैं 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया। जब आपका डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो ये कैसा होगा बच्चा? ये डोम शेप होगा। आदमी रावत ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये फ्लैट हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। अच्छा, फटाफट जवाब दो तो फिर क्या बात। देखो, आपको पता नहीं चल पाएगा कि पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ है कि पहले सांस अंदर आई है, बट ऐसा तभी पॉसिबल है कि सांस आपके अंदर जाए जब अंदर का प्रेशर क्या हो, बाहर के प्रेशर से कम। जनरल केमिस्ट्री तो पता है ना, P is inversely proportional to 1/V। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसका नियम है? बॉयल का नियम। ये बॉयल का नियम है। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर जो वॉल्यूम है वो P के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सीधी सी बात है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो अब हमने क्या किया, जब हमने कॉन्ट्रैक्शन करवाया तो इसका जो थोरेसिक कैविटी का जो एरिया था वो बढ़ा। जब एरिया बढ़ा तो अंदर का वॉल्यूम भी बढ़ा। जब वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ। जब प्रेशर कम हो तो बाहर की हवा हमारे अंदर आ गई। ठीक है। हालांकि बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का, इसलिए आप फील नहीं कर पाते हो कि हमने पहले सांस ली या हमारे फ्रेनिक और जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, चलिए एक्सपीरेशन में क्या होगा? एक्सपीरेशन मतलब एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है आपका जो एक्सहेलेशन का प्रोसेस है, एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि इसको हम बोलते हैं एक्सपीरेशन। ये आपका प्रोसेस पेसिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बेटा? पेसिव। ये आपका पेसिव प्रोसेस। 2 लेक्चर और लगेगा इसको खत्म करने। ठीक है। तो एक्सपीरेशन में आपकी दोनों मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और फ्रेनिक मसल्स यानी डायफ्राम। अभी हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, अभी हम फोर्सफुल ब्रीदिंग या फोर्सफुल जो है इंस्पिरेशन या एक्सपीरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होगा? इसमें भी जो आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है और जो आपका फ्रेनिक मसल्स है,
इन दोनों के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अब मसल्स क्या होगी, रिलैक्स करेगी। इसमें होगा कि रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स, relaxation of these muscles results in decrease in volume and increase in pressure. ठीक है, अरे जितना लिखा था इससे पहले वाले मुट्ठी का उल्टा लिख लो, बस पलट लो आसानी से। क्यों पलट, ठीक है ना। लिख लिया, दोनों सेंटेंस लिख लिया, दोनों में फ्रेनिक मसल में भी लिखा कि नहीं। चलो ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ बोथ दीज मसल results in increase in pressure by 2 to 5 millimeter of mercury, by 2 to 5 millimeter of mercury, 2 to 5 millimeter of mercury, 2 to 5 millimeter of mercury। एक चीज बताइए हमें कि सुबह आपकी पहली क्लास कितने बजे होती है? 11:30। 10 बजे। अच्छा, और शाम को 3 बजे? फ्राइडे की क्लास का क्या रूटीन है? अगर फ्राइडे की क्लास हम शाम को 3 बजे से ले लें तो 3 से 6, 3 से 6, बीच में ब्रेक दे देंगे हम 15 मिनट का। थोड़ा सा नंबर ऑफ क्लासेस मुझे बढ़ानी है, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ानी है, ठीक है। तो इस बार फ्राइडे को हम क्लास लेंगे आपकी 3 से 6। तो वो अलग मैनेज करेंगे, वो पता नहीं उस दिन हम खाली की नहीं खाली। तो फ्राइडे वाली 3 से 6 की क्लास आपकी फिक्स है, और सैटरडे की भी, सैटरडे की मेरी एक क्लास होती है 9 से 7 को। हाँ हमारी होती है ना, उस दिन अगर 4 बजे करना चाहेंगे तो 4 बजे कर लें। तो चलो सैटरडे वाला तो नॉर्मल ले लें, तो फ्राइडे वाला 3 से 6 कर लें। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ये मेजर किया गया है। और ब्रीदिंग को मेजर किया जाता है स्पायरोमीटर से। सुनो बच्चों, ब्रीदिंग को मेजर किया जाता है स्पायरोमीटर, रेस्पायरो नहीं, स्पायरो। ब्रीदिंग रेट इज मेजर्ड बाय, आप लोग बोलते बहुत, मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। ने ईश्वर को देखा है? नहीं देखा, कैसे होती है? अपने देख, ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है। ईश्वर नहीं, ईश्वर से कोई आकर नहीं। वेदों में कहा गया है कि ईश्वर का कोई आकर बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। कहा गया ना, कहा गया कर बिन कर्म करे बिन नाना। उसके हाथ नहीं लेकिन फिर भी पूरा सारा काम करता है। बिनु पग चले, उसके पैर नहीं है लेकिन वो हर जगह पहुंच जाता है। सुने बिनु काना, कान नहीं लेकिन फिर भी सारी चीजें सुन लेता है। सर आपकी अच्छी है कि आपको तेज पढ़ना? मेरी सब अच्छी है, ऊपर का करम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ठीक है, यही है। अब चलो मुद्दे पर आओ, बात करो, तुम फालतू की बातें करते हो। हाँ, कोई मैनर नहीं है, बताओ। ठीक है, आपने क्या लिखा बेटा? रिलैक्सेशन ऑफ बोथ दीज मसल्स रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रेशर बाय 2 to 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ एयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कहाँ पर काम होता है। तो इसके लिए आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे वो ये है कि ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन पहले एक्सहेलेशन, ठीक है, ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल and abdominal muscles, IICM, and abdominal muscles, कपालभाति करो ना, बाबा रामदेव वाली, पता चल जाएगा। करो करो, कोशिश करके देखो। फोर्सफुल एक्सेलेशन करो, फोर्सफुल एक्सेलेशन। आपका ये जो दिख रहा है ना पेट, ये पेट में मूवमेंट होता है ना, आप सांस जोर से छोड़िए ऐसे, आप जब तेजी से सांस छोड़ोगे, कम से तो बता रहा हूँ गधे, तुम इधर नहीं ध्यान दे रहे हो, तुम अपना पेट पकड़ के बैठे जा। चिंगम बात हो क्या? चल बात हो क्या? चिंगम नहीं पानी डाल बात हो क्या? चिंगम मैनर ही नहीं है, चिंगम खाते हुए बैठा है। पॉइंट लिखो यार। ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सहेलेशन, internal intercostal muscles and abdominal muscles comes under action। ठीक है, ठीक है, इतना पॉइंट हो गया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवा लिया गया। अब आप लिखिए एक पॉइंट, नॉर्मल कंडीशन पर जो अभी आप बैठे हो, जो अभी आप बैठे हुए हो, उसको आप सुनिए। जो भी आप नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहे हो, बैठे हो, रेस्ट की कंडीशन में हो, इस वक्त जो ब्रीदिंग आप कर रहे हो उसको हम बोलते हैं क्वाइट ब्रीदिंग। क्या कहते हैं उसको हम? क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग, या इसको हम बोलते हैं एट रेस्ट। एट रेस्ट यानी रेस्टिंग कंडीशन में जो आप ब्रीदिंग करते हो, तो वो ब्रीदिंग आपकी क्या कहलाती है? एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहलाती है। इस ब्रीदिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। यस, तो सोते टाइम पे तुम भांगड़ा करते हो, हाँ, सोते टाइम पे तो तुम रेस्ट की कंडीशन में हो ना। कॉमन सेंस में यार, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, बिकॉज इसमें लिख लीजिएगा ड्यू टू मेजर मूवमेंट सीन इन एब्डोमिनल एरिया, ड्यू टू मेजर मूवमेंट सीन इन एब्डोमिनल एरिया। जो यंग वन होता है, छोटा सा बच्चा होता है, उसके अंदर डिस्टिंक्ट दिखाई पड़ता है, मतलब क्लियरली दिखाई पड़ता है। ठीक है, भले आपके अंदर ना दिखाई पड़े। छोटा बच्चा जब आप सोता रहता है, देखिए क्वाइट ब्रीदिंग जब कर रहा है तो उसका पेट फूलता पचकता रहता है ना, ऐसे ऐसे करता रहता है भाई। वो बच्चा छोटा है, उसका मेटाबॉलिक रेट भी तो ज्यादा है, मेटाबॉलिक रेट ज्यादा, उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, और ज्यादा एनर्जी के लिए क्या होता है? एटीपी का प्रोडक्शन, और एटीपी उतनी ज्यादा बनेगी जितने अमाउंट में ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल है, उसी की प्रेजेंस में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करेगा। सब चीजें जुड़ी हुई है एक दूसरे से। ठीक है, एक पॉइंट लिखिएगा नेक्स्ट, ड्यू टू मेजर मूवमेंट सीन इन एब्डोमिनल एरिया, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी जो एक्सटर्नल वर्क हम करते हैं, ड्यूरिंग एक्सटर्नल वर्क एक्सरसाइज, थोरेसिक ब्रीदिंग, thoracic breathing predominates,
इसका मतलब ये हो गया कि ब्रीदिंग बाय द डायफ्राम कॉल्ड द एब्डोमिनल ब्रीदिंग। समझ में आई ना बात? ब्रीदिंग बाय द डायफ्राम इज नोन एज द एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ठीक है। अगर डायफ्राम क्या कर जाए, पंक्चर कर जाए, बेटा प्लीज चुप हो जाया करो यार, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। क्यों नहीं लिख पाए थे तुम? लिखना इफ डायफ्राम गेट पंक्चर्ड, डायफ्राम गेट पंक्चर्ड, जो कंडीशन बनेगी उसको हम बोलते हैं एफिक्सिया। एफिक्सिया, एफिक्सिया में क्या होता है? ब्रीदिंग स्टॉप हो जाता है। रुकती रुकती नहीं है कि पहले धीमी होगी फिर रुकेगी, नहीं, डायरेक्ट स्टॉप हो जाता है। भैया ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बेटा वो नेचुरल चीज बनी हुई है। ठीक है, तो जहाँ से वो बना, जहाँ से वो एरिया है वहां पर जो है लंग्स नहीं, लंग्स वाले एरिया में अगर तुरंत, वो कहते नहीं है यार, उसके बदन से एक बूंद खून नहीं गिरा, एक्सीडेंट होने के बाद मर गया। पता ये चला कि उसको चोट कहाँ पर लगी थी? उसके सीने पे चोट लगी। सीने पे चोट लगने का मतलब ये हो गया कि हो सकता है उसका डायफ्राम पंक्चर कर गया हो, डायफ्राम उसका फट गया हो। जैसे ही फटा वैसे सांस रुकी, आदमी खत्म। मेरा बच्चा रिब केज डायफ्राम तो नहीं है। तुमने डायग्राम नहीं देखा है। डायफ्राम कहाँ होता है? रिब केज के नीचे होता है। ठीक है, इसके ऊपर रिब केज होता है क्या? नहीं। थोड़ा डायग्राम देखिए, डायग्राम भी देखिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? एफिक्सिया। चलिए, ये पॉइंट आपके हो गए, इंस्पिरेशन आपका हो गया पूरी तरीके से, क्वाइट ब्रीदिंग भी आप समझ लिए क्या होता है। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं बेटा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में। ठीक है, व्हाट इज द टाइम? 6:09 हो रहा है जी आपका, बहुत टाइम है। चलिए, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है ये आप घर से पहले पढ़ के लाएंगे। आपके लिए होमवर्क क्या है, पढ़ के आइएगा। जैसे आपको रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म आप समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई डाउट नहीं आपकी क्लास में? क्यों नहीं है डाउट? क्योंकि आपको घर से हमने पढ़ने के लिए कहा था। सेम चीज आप कल क्या करेंगे? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी। कुछ नहीं करना है, खाली आपको अपनी एनसीईआरटी को रिवाइज करना है 5 टाइम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, और आपको पढ़ना है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज और ऑक्सीजन का एक्सचेंज, ये दो चीजें आपको कल करके आनी है। बहुत अच्छी कैपेसिटी। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस तो हो चुका है यार, आपको जो कल करके लाना है वो लाना है आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मतलब आपको खाली पढ़ना और अपनी कॉपी पर एनसीईआरटी की शॉर्ट नोट्स बनानी है, और आप जैसे आज क्लास में बैठ करके सारी चीजें देख रहे थे वैसे ही आपको करना है। ठीक है, उसके बाद ये दो टॉपिक हो जाएगा तो फिर एक सिंगल लेक्चर में आपका लगेगा क्या? रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग और डिसऑर्डर। ठीक है, रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर, ये करके हम खत्म करेंगे। ठीक है।